मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और मेरे साथ मौजूद है कंजर फातिमा। आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्या आपको सुबह उठते ही एड़ियों में दर्द होता है? क्या आपको प्रोसेस करने में देर लगती है? क्या वज़न उठाने में आपको कमर का दर्द होता है? ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ होती है? और ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन औज। थैंक यू सो मच मैम। आज हमें आपसे ये मालूम करना है कि इन जोड़ों और हड्डियों के दर्द की तकलीफ के बारे में आप हमें आगाही दें, जिसको हम आमतौर पर बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। एक तो पहले बात है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से यहाँ पर मुखातिब हूँ। और जो है इस ये टॉपिक जो है आपने जो चुना है इस वक्त के हड्डियों और जोड़ों के अमराज और उसमें जो दर्द होता है ख़ास तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा होता है, उसको वो क्यों होता है और उसके लिए हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, उसके इदराक के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे मिन हैसुल कौम जो हैं हम लोग डाइटरी डिफिशेंसीज़ का शिकार तो हैं, मेल नरिश्ड नेशन है हम लोग। अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मेल नरिशमेंट है, उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मेल नरिशमेंट है। तो एक तो मेल नरिशमेंट बहुत है, खाने पीने के लोगों को मैसर नहीं है, चीज़ें मैसर नहीं है, एडल्ट्रेशन है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उन सब में एडल्ट्रेशन इतनी मसाला जात तक में इतनी एडल्ट्रेशन है कि हम एक्चुअली जो चीज़ ले रहे होते हैं वो उसका नेगेटिविटी आ रही है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा होता। तो पहली बात तो ये कि हमारी चीज़ें अगर खालिश होंगी और चीज़ों में अगर एडल्ट्रेशन नहीं होगी तो हमारी सेहत जो है बहुत अच्छी से रहेगी। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल से शुरू करूँगा अपनी बात। वो ये कि मेरे पास एक खातून आई, उनके यहाँ पर जो कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है कराची यूनिवर्सिटी जामे कराची, और यहाँ पर जो है मेरे पास जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं और टीचर्स जो हैं वो आते हैं, तो उनके फैमिली रिलेटिव्स जो हैं, फैमिलीज भी पैनल पे होती हैं। तो वो मेरे पास आए, अपने एक साहब अपने अम्मी को लेके आए, और उन साहब को ख़ुद ब्लड प्रेशर शुगर सब था, और उनकी एज 50s में थी, उनकी वालदा की एज 80s में थी, और वो आई थी कश्मीर से, और वो बिल्कुल ठीक थी, उनका ब्लड प्रेशर शुगर हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। एंड शी यूज़ टू वॉक ऑन द माउंटेन्स पे पहाड़ चढ़ना उतरना सब वो कर लेती थी। तो मैं इतना हैरान हुआ कि इनके घुटनों में तो दर्द नहीं है, इनके साथ तो वो मसाइल नहीं, ब्लड प्रेशर शुगर के इनके साथ तो वो मसाइल नहीं हो रहे जो पाकिस्तान में जो बाकी लोग हैं, जो शहरों के लोग जो रहने वाले हैं उनके साथ हो रहे हैं, उनके अपने बेटे के साथ जो कराची में रहता है उसके साथ है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत फ़र्क है डाइट का, खालिस ग़िज़ा का। जबकि ख़वातीन का तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जल्दी उनमें हड्डियों में कमज़ोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मेनोपॉज़ के बाद हड्डियाँ बहुत बुरी हो जाती हैं। उसके बावजूद वो खातून जो है माशाल्लाह फिट थी, और पहाड़ों में चढ़ना उतरना ये सब काम, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे। ना उनकी विटामिन डी की डिफिशिएंसी थी, ना उनका विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, ना कैल्शियम की डिफिशिएंसी। तो आई वाज वेरी मच शॉक्ड कि ऐसा कैसे हुआ। तो द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आई हैड was that she had a very healthy lifestyle and balanced diet. Diet should be balanced and healthy. दूध के 2 गिलास लेना ग्रोइंग एज में बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने बच्चों को 2 गिलास नहीं देते, और अंडे दो, सफ़ेदी ख़ास तौर पे जो है विटामिन डी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ मछलियों में होता है, सैमन में होते हैं। तो अब मछलियाँ वगैरह हम जो कि यूज़ नहीं करते यूजली, हालांकि हम कराची में जब रहते हैं तो कराची में तो हमें मछली समंदर की वजह से बहुत काफ़ी मकदार में मौजूद है, बहुत ताज़ी भी मौजूद है, उसके बावजूद हम उसका इस्तेमाल नहीं रखते। तो इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल रहेगा तो हमारी विटामिन डी डिफिशिएंसी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी बेहतर हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे जो हैं बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि हमारी एक्सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, मैं अगर डॉक्टर हूँ और अपनी चेयर पर बैठा हूँ, सुबह से शाम तक ओपीडी कर रहा हूँ, तो मेरी जो ट्रंकल ओबेसिटी, जो मोटापा जिसे तोंद कहते हैं हम उर्फ़ आम में, वो जो है वो मुझे शुगर भी कराएगा, वो ब्लड प्रेशर भी कराएगा, क्योंकि वो आप मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। और उस ट्रंकल ओबेसिटी की वजह से मुझे बहुत सारे और अमराज लाहक हो जाएंगे। और उसके अलावा मैं उस बीमारी के बाद एक और बीमारी जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी, वो जो शिकार होऊंगा वो बहुत सारी और चीज़ों मेरे लाइफस्टाइल में मसला कर देगी। ना मैं वॉक के काबिल रहूँगा, मतलब अगर कोई शुगर और ब्लड प्रेशर का पेशेंट वॉक भी करना चाहता है तो उसके घुटनों में इतना दर्द होता है कि वज़न की वजह से, क्योंकि जब मेरा अगर वज़न ज़्यादा है तो मेरा सारा प्रेशर कहाँ आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ आ रहा है, एड़ियों में। सबसे नीचे एड़ियाँ हैं, वो पूरे वज़न को उठाएंगे, पैर, उसके बाद घुटने, उसके बाद कूल्हे की हड्डी। तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे पूरे जिस्म को उठाए हुए ये चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात, अगर मेरा वज़न ज़्यादा है, मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मेरा ऊपर का धड़ ज़्यादा मोटा है, तो वो ज़्यादा प्रेशर उधर जाएगा। इस बात का हमें एहतमाम रखना चाहिए कि हमारी बॉडी प्रोपोर्शनेट हो।
अगर मेरे ऊपर के वज़न चेस्ट चौड़ा है, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो वो अगर वो पेक्टोरल मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो नीचे ग्लूट्स की भी और जो है थाइस की भी, इन सब की जो है एक्सरसाइजेस करें, ताकि उनकी जो काफ मसल्स जो हैं सब बैलेंस रहे। बॉडी शुड बी प्रोपोर्शनेट, नॉट लाइक इन वो के वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो, और वो फिर नुकसान करता है। सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि दूध में, मछली में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इस तरह हम अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे इस तरह की चीज़ें लेने में फ़ौरन प्रेफर नहीं करते आगे। तो बच्चों को हम डेली रूटीन में ऐसे क्या चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि माएँ बहुत परेशान होती हैं कि उनको हम क्या खिलाएं, वो दूध का एक गिलास भी नहीं पीते और वो फिश जैसी चीज़ें यूजुअली प्रेफर नहीं करते। तो उनके खाने में ऐसी कौन सी चीज़, ऐसे एलिमेंट्स हों कि ये B12 और विटामिन D3 जैसी उनको डेफिशिएंसीज ना हो? इसका जवाब मैं पहले, जो संजीदा जवाब है वो मैं बाद में दूंगा। पहले मैं एक हज़रत तफन्नुन एक बात कह दूं, और वो ये है कि हमने बच्चों को ना बहुत सर पे चढ़ा लिया है, बच्चों को खुदा बना लिया है। बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। बेटा आप ये खाएंगे नहीं, बेटा ये खाना है आपको। इट शुड बी फोर्स, इट शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ऑलवेज फोर्सफुल। अल्लाह ताला हमें कुरान में कहता है 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ लो। 5 दफ़ा नमाज जब कायम करनी तो डिसिप्लिन है, तहारत के साथ। अब मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे नमाज़ पढ़नी है, 5 दफ़ा वज़ू करना है। तो जो कंपल्जन्स है ना, उस वही चीज़, जो डिसिप्लिन जो अल्लाह ताला मेरे अंदर ला रहा है सख्ती के थ्रू, वो मेरी ज़िंदगी बेहतर बना रहा है। सही है। तो लाइकवाइज फॉर किड्स, हम समझते हैं कि बच्चों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में उनकी राय, उनकी पसंद नापसंद, उनकी ओपिनियंस हर बात पे लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ इस तरह के मामला आते हैं, जहाँ एथिक्स की बात है, जहाँ बदतमीज़ी, शरारत की बात है, जहाँ ये शरारत और बदतमीज़ी में लाइन है, और जो है लोगों को डील करने में किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव डीलिंग्स में लाइन है, किसी चीज़ को बगैर पूछे उठा लेने में लाइन है, फाइन लाइन है कि उसको आप चोरी क्या डालें। इस तरह खाने पीने में भी कि बेटा ये चीज़ें आपको खानी हैं, और यू वोंट बी गेटिंग एनी रिवॉर्ड, यू वोंट बी गोइंग आउटसाइड फॉर प्लेइंग। आप खेलने बाहर नहीं जा सकते, आपको ये दूध पीना पड़ेगा। आप अच्छा, ये तो हो गई एक गैर संजीदा बात। संजीदा बात ये है कि उसको आप पैलेटेबल बना दें। दूध में आप रूह अफ़ज़ा डाल दें, मायरो डाल दें। अंडे अगर वो उस तरह नहीं खाता है तो अंडे का मैश कर दें किसी तरीके से, बॉयल्ड एग के तौर। बॉयल्ड एग उसको अच्छा नहीं लगता तो घोटाला बना के बना दें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें टमाटर ऐड करके डिश बना दें, कुछ भी किसी और चीज़ में, फ्राइड राइस में एग्स डाल दें, अंडे आलू का सालन बना दें। ये चीज़ें रोज़ाना कुछ ना कुछ जाएँ। चीज़ों को पैलेटेबल बनाने का ना ये हुनर ख़वातीन को आना चाहिए। ख़ासतौर पर उन माओं को ज़रूर आता है जो घरेलू होती हैं, क्योंकि वो घर पे होती है तो वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को हेल्दी रखने के लिए वो इस तरह के एफ़र्ट्स भी करती हैं, नए नए टोटके और नई नई चीज़ें भी आजमा रही होती हैं। जो बाहर ख़वातीन काम कर रही तो उनको थोड़ा सा टाइम उतना नहीं मिल पा रहा होता। तो लेकिन आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो आई थिंक वो उधर से हम राय ले सकते हैं कि भाई क्या हमें करना चाहिए कि बच्चा दूध पीने पैलेटेबल हो जाए, उसमें माइलो डाल दिया, बच्चा खुशी खुशी पी लेगा, चॉकलेट डाल दी, तो वो चीज़ें नुकसान नहीं करती ना। हमारा जो कॉन्सेप्ट है तासीर बदल जाती है, तो वो तासीर नहीं बदलती। एक्चुअली दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बच्चे को मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने नी के बारे में बताया था, तो इसका क्वेश्चन है कि आपके ख़्याल में क्या नी ट्रांसप्लांट कितना मुफीद होता है, और ये ज़्यादातर मतलब देखा जाए तो परसेंटेज औरतों में ज़्यादा पाई जा रही है नी ट्रांसप्लांट, और नी का जो भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो देखें, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये मर्दों ख़वातीन दोनों में हो सकता है। ख़वातीन में ज़्यादा होता है, उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर सी बात है उनका हार्मोनल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस की वजह से मेनोपॉज जब होता है तो उसकी वजह से ये चीज़ें और हड्डियाँ बुरी हो जाती हैं और चीज़ें हो जाती हैं। फिर ख़वातीन यूजुअली घर में होती हैं, उतनी एक्टिव नहीं होती। मर्द को बाहर जाके काम करना पड़ता है, बसों में जा रहा है, काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी फिर भी फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती है, तो मोबिलिटी रहती है। जबकि ख़वातीन की फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़ों में। घुटने जब नकारा हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, उठने बैठने के काबिल नहीं रहते, वॉशरूम जाने के काबिल नहीं रहते, तो उस वक्त एक ऑप्शन होता है नी ट्रांसप्लांट का। अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, जान पे कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन डिसेबिलिटी हो जाएगी। पेशेंट उठ बैठ नहीं सकता, पेशेंट जा आ नहीं सकता वॉशरूम, ये वो। तो उसमें हम नी ट्रांसप्लांट करके उसकी एक ये मोबिलिटी, उसकी डिसेबिलिटी को हम ठीक कर देते हैं, उसकी मोबिलिटी वापस आ जाती है, और वो एटलीस्ट 10 साल तक कम से कम कमोवेश वो रहता है वैलिड के, वो लेजिटिमेसी उसकी के भाई वो अच्छे तरीके से मोबाइल रहता है, फंक्शनल रहता है, और एक सक्सेसफुल सर्जरी। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ओनली वेरी फ्यू पीपल कैन अफोर्ड इट। मिडिल क्लास लोग जो हैं, अपर मिडिल क्लास लोग तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और वो वाली क्लास के लोग जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है,
वो अफोर्ड नहीं कर पाते इन चीज़ों को। तो उसके लिए ये कि आपको वो सिचुएशन ही ना है कि आपको 8 लाख की सर्जरी करानी पड़े, कम से कम भी एक नी रिप्लेसमेंट जो है वो 5 लाख 6 लाख की हो रही है, और अब तो 8 लाख की हो रही है। तो अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए वी शुड बी वेरी हेल्दी एंड केयरफुल अबाउट आवर डाइट, अबाउट आवर एक्सरसाइजेज। अगर हम प्रॉपर पोजेज में योगा करते रहें और ये सब चीज़ें करते रहें तो हम इन सब अमराज से बच सकते हैं। और ये कितने % सक्सेसफुल होता है? सक्सेसफुल होता है ऑलमोस्ट। अच्छा इसका रेशियो है, तकरीबन सब में सक्सेसफुल सब जो पेशेंट जो करवाते हैं वो बहुत अच्छे से लाइफ उनकी बेहतर हो जाती है, लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस मेरे ख्याल में नहीं है जितनी कि डेवलप ममालिक में है कि लोग वॉक करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं। तो हमारे यहाँ औरतों में और इनफैक्ट जो टीनेजर्स हैं शायद जो उनको ये तकलीफ़ें हैं, टीनेजर्स से जो लेट टीनेजर्स हम कहेंगे शायद उनको, कि उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए वो जिम जाएँ, योगा करें। अगर हम देखा जाता है आज ऑनलाइन का ज़माना, ऑनलाइन वॉक योगा क्लासेस होती हैं, मगर उनको हम मोटिवेट किस तरीके से करें? कोई ऐसी चीज़ें हों कि हम वो अवेयर कर सकें या समथिंग? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है जो मैं समझता हूँ कि आपने जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि उधर इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इन सब चीज़ों की। उधर है, हमसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधर ओबेसिटी भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है अमेरिका में क्योंकि उधर लोग जंक फूड बहुत खाते हैं। उनका कोई जो है वो सिस्टम नहीं है कि वो घर में खाना पका हुआ हो इस टाइम, तो इसलिए उनकी ओबेसिटी और उनकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, बहुत कार्डियक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है उधर। तो उधर मैं ये समझता हूँ कि उधर भी लोग योगा फॉलो नहीं कर रहे, और ना वो कल्चर है उनके पास। जिम महंगा है, जिम हमें एक आर्टिफिशियल बॉडी की तरफ ले जाता है। जब हम जिम जाते हैं तो हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम 6 पैक बना लें, एब्स बना लें, हमारे मसल्स, हमारे बाइसेप्स 16 इंच के हो जाएं, हम ये चाह रहे होते हैं। और जब हम इन लवाजमान पे पड़ जाते हैं तो हम एक्चुअली हेल्थ की जो बेसिक कोर है उससे हट जाते हैं। आप घर में ही पुशअप्स पुलअप करें, और आप जो है अगर रनिंग जॉगिंग घर में जो बाहर जो आपका एरिया है उसमें आप करेंगे तो ये दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू पीपल। और घर में ही अगर ख़वातीन योगा कर लें, योगा के यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस होती हैं वो अगर फॉलो कर लेंगी उसे, तो आई थिंक उनके साथ बहुत मसले हल हो जाएंगे। जिम जाना आपको आर्टिफिशियल बनाता है, इसलिए मैं जिम को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जिम जो है आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालता है। और आप जाते तो बॉडी बनाने के लिए, लेकिन आते हैं कोई कॉम्प्लेक्स लेके, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपकी बॉडी बन जाती है, और या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपकी बॉडी नहीं बन पाती आपके मिजाज के मुताबिक या आपके ख्वाहिश के मुताबिक। तो इससे बेहतर है कि आप घर में अपने आप को देखते हुए अपनी ज़ात की बेहतरी करें, और जिम में कंपटीशन का कल्चर होता है वो उस चीज़ों से दूर इज्तनाब करें आप। मेरे ख्याल में फिर वॉक ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली, ब्रिस्क वॉक। कि ब्रिस्क वॉक से मुराद ये कि जब कोई बाहर से दूर से आपको देखे तो उसको ये समझ में ना आए कि ये चल रहा है, ये दौड़ रहा है, इतनी तेज़ वॉक। और उसके साथ आप जूतों का एहतमाम सही करें कि जूते आपके ऐसे होने चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो और आपकी एड़ियों में और पंजों में दर्द ना हो, वो आपको खुद कैरी करे, जूता आपको खुद जंप करवाए, और आपको तकलीफ़ ना हो कि आपके उसके मतलब के पैरों में दर्द दुखन हो गई। जिस तरीके से अब आपने आर्थराइटिस की बात की थी कि अर्ली आर्थराइटिस अगर यूजुअली ख़वातीन में तो बहुत पाया जाता है, तो क्या डॉक्टर्स मेडिसिन दे देते हैं फ़ौरन? तो आपको लगता है कि मेडिसिन से ही कवर हो सकता है ये? देखिए, आर्थराइटिस की 2-3 तरह की टाइप्स हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक प्रॉपर बीमारी है। वो जो बीमारी है उसको तो रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है, उसके लिए ख़ास दवाइयाँ दी जाती हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस एजिंग का हिस्सा है, ये एज का हिस्सा है, उसको रोका नहीं जा सकता, बस सपोर्टिव केयर दी जा सकती है। तो डॉक्टर्स आपको पेन किलर दे देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देंगे, सोजिश अक्सर डॉक्टर्स है घुटनों में इंजेक्शन भी लगा देते हैं। अब तो PRP भी होने लगा है उधर, जो है उसमें इंजेक्शन आपके सीरम से निकाल के वो भी डाल देते हैं, ताकि जो है स्टेम सेल्स का भी प्रोसीजर होने लगा है, ताकि कुछ के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, कुछ के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते। अल्टीमेट सॉल्यूशन पे नी रिप्लेसमेंट ही होता है। ये सब चीज़ें उससे पहले के हैं, पहले पेन किलर्स, मल्टी वाइटामिन है, विटामिन D कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस, और इस तरीके से क्या कहते हैं ड्रेट वगैरह दी जाती है। उसके बाद फिर इंजेक्शन से इंट्रा जो इंजेक्शंस होते हैं उस पर हम चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे फिर नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि वो एजिंग का हिस्सा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज प्रॉपर इलनेस, ये बीमारी है, और उस बीमारी के रोकने के लिए ही हमें दवाइयाँ दी जाती हैं पहले से, और जो है उसके लिए बहुत प्रॉपर प्रोटोकॉल है जो रूमेटोलॉजिस्ट देखता है। अच्छा, क्या सप्लीमेंट्स को हमने अर्ली एज में इंटेक कर सकते हैं? जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि आफ्टर 18 एज जो है वो सप्लीमेंट्स इंटेक लेते हैं, और हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब आफ्टर 18 एज सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो ताकि सप्लीमेंट से मुराद आपकी क्या है? विटामिन हो गई। मल्टीविटामिन। जी जी।
मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो मैं आपको अगर 2 तरह के जवाब दूंगा। वो ये कि आइडियली तो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम अपनी डाइट क्यों नहीं अच्छी करते, हम सब्जियां क्यों नहीं खाते, हम सैलड्स रोज़ाना क्यों नहीं खाते, हम फल क्यों नहीं खाते, तो इन चीज़ों तो डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेते, हमारी सब चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गया एक कॉमन सवाल, एक जेनरिक आंसर जो एक जवाब देना चाहिए डॉक्टर को। अब मैं आता हूँ कि हम कराची में रहते हैं, हम जॉब करते हैं, वसाइल इतने नहीं होते हैं कि हम फल अफोर्ड कर सकें, हम सैलड अफोर्ड कर सकें, हम खाना जो बन रहा होता है घर में खा लेते हैं, पढ़ाई में लगा हुआ है कोई ये कर रहा है, 1 कमाने वाला है 10 खाने वाले हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें हम फिर मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। ये इकोनॉमिकल, आसान, चीप तरीका है अपने आप को विटामिन्स एंड मिनरल्स से बॉडी को नरिश रखने का। तो फॉर अस, फॉर कराचीइट्स, फॉर सिटीजन्स ऑफ सिटीज़, बिग सिटीज़ जहाँ वसाइल कम हैं, वहाँ ये लोग इस्तेमाल करें, बिकॉज वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस, वी कैन नॉट अफोर्ड इन दिस एज ऑफ इन्फ्लेशन, वी कैन नॉट अफोर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन अगर उसका ज़्यादा इंटेक हो, मतलब आप वो भी इसको डॉक्टर के मशवरे से लिया करें कि ऑन एंड ऑफ लिया करें। जैसे बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो है ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो यू कैन टेक इट फॉर लॉन्गर पीरियड। लेकिन विटामिन ए, डी, ई एंड के ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो इनका मुसलसल इस्तेमाल इनकी ज़्यादती करा सकता है, इनकी इंटॉक्सिकेशन करा सकता है। तो इसमें गैप आना चाहिए, 2-3 महीने का गैप आए, फिर 1 महीने के लिए ले लिया, इस तरह कर सकते हैं आप। सर आजकल मदर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इंश्योर पे, पीडियाश्योर पे, इसके बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल में ये तो बहुत अमीर लोगों के चोचले हैं। और मैं जब मेरे पास बहुत ही जो हैंड टू माउथ रहने वाले जो हमारे पेशेंट्स हैं वो आते हैं, वो कहते हैं पीडियाश्योर दे दूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं पीडियाश्योर अपने बच्चे के लिए। तो ये तो मैं ये सिर्फ उनके लिए होता है जो बेड रिडन है, जो कोमा में है, जो डाइट नहीं ले सकता, जिसको जिसे हम डाइट दे रहे हैं या जो बिल्कुल नहीं खा पा रहा है। आप नॉर्मल डाइट दें, घर में भी है तो दलिया दे दें, साबूदाना दे दें और दूध दे दें, दही दे दें, ये चीज़ें दें, केला दे दें। या आप ये क्या है कि पीडियाश्योर या इंश्योर, आई थिंक दैट्स फॉर दोज पीपल स्पेसिफिकली दोज हु आर क्रिटिकली इल, दोज हु आर जो है ऑन बेड रिडन हैं या हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कोई क्रॉनिक इलनेस से नंबर्द आजमा हैं या बीमारी का शिकार हैं जिसमें उनको प्रॉपर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा हो, खा पी नहीं पा रहे, या कोमाटोज हैं जो उनको एनजी से वो फीड दी जा रही है, जब ये वो है। सर हमारे सामईन सब आपको सुन रहे हैं, तो अगर कोई खास आप मैसेज देना चाहें हमारे सबको? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, ज़िंदगी जो है हम लोगों की वो हमारे जो हम खाते हैं और उस पर डिपेंड करती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो डिपेंड करती है जो हम सोचते हैं। तो अगर आप कम खाते हैं, खाने के अच्छे वसाइल मौजूद नहीं हैं आपके पास वो वसाइल नहीं है कि आप अच्छे से अच्छे फल, सब्जियां, दूध, अंडा कर सकें या अपने बच्चों को खिला सकें, तो एटलीस्ट उनको ज़हनी सुकून ज़रूर दें और ख़ुद भी ज़हनी सुकून में रहें। उसके लिए बहुत तरीके होते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ें पढ़ें, मुसलमान नहीं है तो मेडिटेशंस करें, योगा करें, और नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर रहें। जो लोग आपको खुश करते हैं, जो लोग से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो लोग आपके हम मिजाज हैं, हम ख्याल हैं, जो लोग आपको अच्छा महसूस कराते हैं, आपको इंकरेज करते हैं ज़िंदगी में, रादर कि आपको बिलिटल करें, आपका मजाक उड़ाएं, आपको इन्फीरियरिटी का शिकार करें, उनसे दूर रहें। अगर आप मेंटल पीस में रहेंगे तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अगर वीक भी होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे सामीन आज के शो से आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारे सामीन आज के शो से बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया और इतने संजीदा मौजू पर हमने गुफ्तगू भी की है, और जो है